देखिए, अगर आपकी प्लेलिस्ट में ये गाना कभी रहा है, भीगे होंठ तेरे, या वो लम्हे, जी या अगर तुम मिल जाओ, और बहुत सारे जी, ऐसे बेहतरीन बहुत सारा गाने, गाना है तो जी। आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे साथ है वो जाने माने पोएट एंड लिरिसिस्ट जिन्होंने इन्हें लिखा है। बात कर रही हूँ सैयद कादरी साहब की, जो आज हमसे बात करेंगे। उनका एक लिखा हुआ गाना रिलीज हुआ है, तू साथ है तो, और बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। ढेर सारी बातें जी, सैयद साहब से करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत अच्छा, ये जी। सुना मैंने गाना, वीडियो भी देखा, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक ही गाने में हम खुश भी हो रहे हैं, हम दुखी भी हो रहे हैं, हम बड़े सारे एहसासों से जूझ रहे हैं। सैयद जी साहब, कैसे लिखा है आपने, मतलब क्या सोच थी? देखिए, आप तो खैर खुद समझदार हैं, जानती होंगी इस चीज़ को कि अगर ज़िंदगी में एक सही आदमी मिल जाए आपकी ज़िंदगी में, आपकी कोई ज़िंदगी में सही आदमी आ जाए, शख्स आ जाए, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। जी। देखिए, हमको जब हम पैदा होते हैं तो जीना तो है, जीना एक रस्म की तरह होता है ना? मगर उसमें आपका जो साथी है, आपका जो पार्टनर है, आपका हमसफ़र है, वो अगर हम ख़याल हो, हमनवा हो, तो ज़िंदगी और बेहतर हो जाती है ना? और भी ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है, तो आपको लगता है कि ज़िंदगी जीने के काबिल है जी। ना? तू साथ है, तो जीने के काबिल है ये जहाँ। बस वही वाली बात है। जी, तो ये लेकिन एहसास मैंने जी। हाँ, और उस वक़्त क्या होता है आदमी के ज़िंदगी में कई रंग होते हैं, है ना? एक साथ कई रंग चलते रहते हैं, है ना? तो वही वाली बात इस गाने में मैंने कोशिश की है। गाया बहुत अच्छा है विशाल ने, मेलोडियस कंपोज़र है, मिथुन हम्म। कहने की बात। और जी। पिक्चराइज़ भी बहुत अच्छा हुआ है, एक्ट्रेस ने भी अच्छी परफ़ॉर्म किया। तो टोटलिटी में जब तमाम चीज़ें अच्छी हो जाए, तो गाना हिट हो जाता है। बिल्कुल और इस बिल्कुल। गाने के साथ ये बिल्कुल यही गाना है उसकी अच्छा, एक ख़ासियत। लिरिसिस्ट के बतौर, क्योंकि आपने लिखा है सबसे पहले इसके एहसास से, या इसका एहसास ही आपने जन्म दिया है, तो आप कितने खुश हैं जिस तरह से ये फिल्माया गया है और जिस तरह से लोगों तक आ रहा देखिए, जितना टाइम होता है एक सिंगल एल्बम के लिए, उसकी उसमें कोशिश रही है इनकी पूरी कि उसके अंदर एक बात अपनी कंप्लीट हो जाए। है? जी। तो आई एम हैप्पी विद द सॉन्ग, मतलब हर लिहाज से। जी, सही साहब, तो कोलाबोरेशन और लोग कैसा हुआ? पसंद भी मिठुन कर के रहे साथ हैं। पहले भी आपने काम किया है, जी, पर ये गाने के किसके लिए साथ? ये किसके मिठुन के साथ? साथ। हाँ, मिथुन के साथ तो मेरी जर्नी बहुत सारे गाने हैं। जी। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है ना? बहुत सारे गाने हैं और वहाँ से शुरू हुआ अनवर, मौला मेरे मौला, आंखें तेरी इतनी हसी, अभी गदर 2 तक। जी। जी, और भी बहुत सारी फ़िल्में हैं। जी। तो ये वो सिलसिला तो इतने लंबे समय से चला आ रहा है, अब एक इस नए म्यूजिक वीडियो में कोलैबोरेशन ये कैसे हुआ? ये उससे मुझे मिथुन ने कहा कि सईद भाई एक एल्बम आया है मेरे पास, ऑफर है, ये बनाना है ना? उनको एक रोमांटिक गाना चाहिए और भूषण जी ने आपका ज़िक्र भी किया है। तो मैंने कहा ज़रूर करते हैं, तो मैंने उसने ब्रीफ जो था मुझे दिया गया, तो मैंने ये गाना लिखा उसके ऊपर। और इसके बाद हमारा एक और गाना आ रहा है मिथुन का इसी सिलसिले में, जी। जी। चांदनिया नाम से। जी, ओके। वो जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। जी, अच्छा, जैसे तो होता बस है ना, वही है। कई लोग छोटा थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, एक ही ख्याल दिमाग में उस वक्त आता है, लेकिन जैसे इसी अगर गाने में देखें, तो मैंने जैसे शुरू में भी कहा, कई तरह के एहसास हैं जिनसे हम रूबरू होते हैं। हम खुश भी हो रहे हैं इसके बोल में, हम दुखी भी हो रहे हैं, हम मोहब्बत का एहसास भी कर रहे हैं। सईद साहब, जब आप लिखते हैं, जी। आपके लिखने का प्रोसेस क्या होता है? क्या सोच के इतने खूबसूरत से गाने आपने हमें दिए हैं? ये तो ऊपर वाले की देन है। वो मुझे खुद को कई बार मैं मेरा यकीन करें, ताजुब होता है कि कई बार मैं सोच तो मेरे ने गाना लिख दिया है। ये गाना बिल्कुल मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि यार इतना खूबसूरत गाना मैंने कैसे लिख दिया, ये गाना कैसे लिख दिया। तो हो जाता है जब मुझे कोई बताता है। मतलब मैं ये कोई महान बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आपको हकीकत बता रहा हूँ। कई बार मुझे मेरे बच्चे पूछते हैं पापा आपने, तो मुझे होता है यार, मुझे खुद को ताजुब होता है कि ये गाना मैंने कैसे लिख दिया, है ना? तो ये उसकी देन है, वो देता है जो अच्छा, जो है। लेकिन जैसे बहुत सारे हमारी इंडस्ट्री में भी लिरिसिस्ट हैं जो उर्दू के बड़े गाढ़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी का ऐसा इस्तेमाल होता है कि उतना, मतलब बहुत अच्छे बोल होते हैं, म्यूजिक भी अच्छा होगा, पर उतना हमारे दिल को वो कनेक्ट नहीं करता है। सही सब, आपके गानों के साथ ऐसा है ना, हमें ऐसा लगता है कि ये आपने हमारे इमोशन को कहीं पहचान कर लिख दिया है। वो नहीं, मैं प्रोसेस का हमेशा थोड़ा सा सीक्रेट तो बताइए। इसीलिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि ख्याल बड़ा हो
और मगर आप जो लिखते हैं वो लोगों को पहुंचना चाहिए, उसको डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं, उसको आसानी से समझ में आ जाए वो बात। और जैसे मेरा एक गाना आया था गदर 2 में भी आपका, मेरा चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, चल तेरे इश्क। तो पढ़ वर्ड जो वर्ड है ना, ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे आपस की जबान में है। अरे यार उसकी इस आदत में पड़ गया वो, हम कहते हैं ना। हाँ। हैं? ये बहुत सिंपल है। तो बहुत हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग हम समझते हैं, जो कहते हैं, जो बोलते हैं, तो किस ताजुब करते हैं लोग कि तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, पढ़, पर अच्छा लगता है। हैं? चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मेरा ख्याल नया हो, ताज़ा हो, कुछ उसमें नई बात हो, मगर बात जो है वो इतनी आसान हो कि लोगों को समझ में आ जाए। बिल्कुल। एक बार भट्ट साहब ने मेरे गाने पे बहुत बात कही थी कि मेरे एक गाना था कि जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है। तो भट्ट साहब ने कहा था बाकी का जो शब्द है, मैंने जिंदगी में इतना खूबसूरत इस्तेमाल कहीं नहीं देखा इस बाकी का, जो इस लाइन में है, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है। तो गाना सुना होगा आपने। जी 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 जी। हाँ, तो बस यही है कि आम हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो जबान इस्तेमाल करते हैं उसी में बात करें। मुझे लगता है गाना इज ए लिरिकल डायलॉग। हम्म। जो बख्शी साहब में ये बात थी, बिल्कुल। बख्शी साहब के गानों में, जिस गली में तेरा घर ना उस साल में, उस गली से हमें तो गुजरना। सिंपल, पर ऐसा थॉट कितना बड़ा है आप देखिए, वही वाली बिल्कुल। बात बिल्कुल। बट सईद साहब, आपको पहली मर्तबा कब एहसास हुआ कि आप, या आपको एहसास अगर किसी ने कराया कि आप अच्छा लिख सकते हैं और इस लिखने को आप अपना प्रोफेशन बना लें? है। एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था ना, तो मेरे यार दोस्त पकड़ के बैठ जाते थे, मैं वैसे उनको सुनाता था जो भी लिखता था। जी। तो शुरू शुरू में मुझे लगता था बेटे ये तो मेरी टांग खिंचाई कर रहे हैं, वाह वाह क्या बात है। तो पर आपको एहसास होने लगता है धीरे धीरे, नहीं ये टांग खिंचाई नहीं है, ये संजीदा है। तो जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो लोग सब अपना अपना टारगेट है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है। तो मेरे जो करीब के एक दो दोस्त थे उन्होंने कहा सेठ भाई यार हम आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा बोलिए। बोले एक दो साल आप एक वक्त दो, आप इंडस्ट्री में एक बार जाओ आप, है ना, अभी ऐसे कुछ ही उम्र का कुछ नहीं बड़ा अभी आप, तो एक साल भी अगर वेस्ट हो गए कुछ नहीं हुआ तो आ जाना, फिर हम्म। जो करना करना। तो मुझे फिर मैंने टारगेट बना लिया ग्रेजुएशन के बाद और अपने पेरेंट्स से कहा। उन्होंने कहा जाओ ठीक है बेटा जाके आ जाओ, देख लो डेढ़ दो साल कुछ होता है तो ठीक है वरना आ जाना, घर के दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। मगर वो लंबा सफर हो गया, 6 साल गुजर गए मुझे, मुझे कहीं कुछ काम मिल नहीं, कहीं नहीं मिला काम। तो 6 साल बाद मैं लौट के आ गया वापस। मगर मैं लिखता था कॉलेज के ज़माने से। जी मैं आपको आगे की कहानी बाद में बताता हूँ, आपको बताता हूँ मैं जिस क्लासरूम में बैठता था उसमें एक खिड़की थी जहाँ मैं बैठा करता था। सामने एक बहुत बड़ा मैदान था और नीम के बहुत सारे पेड़ थे। तो जब पतझड़ आती थी तो पत्ते झड़ जाते थे और मैदान में बिखर जाते थे, फिर उन सबको इकट्ठा करके जलाया जाता था मैदान जी में जी सूखे जी पत्तों जी। को। तो वो एहसास मेरे दिमाग में ऐसा था तो मैंने एक गाना लिखा था कि मेरे ख्वाबों का हर एक नक्श मिटा दे कोई, मेरे ख्वाबों का हर एक नक्श मिटा दे कोई, सूखे पत्तों का बचा ढेर जला दे कोई। वाह, बहुत खूब। है ना। तो ये आप इंस्पायर्ड होते हैं चीजों से। मुझे लगा था यार कल तक तो ये हरे थे, है ना, किसी के ख्वाब की तरह, और जी। आज वो सूखे हो गए, किसी के ख्वाब टूट गए, है ना। तो ये चीजें आपको इंस्पायर्ड करती है। जैसे मेरे एक गाना है, जिंदगी इस तरह से लगने लगी, रंग उड़ जाए जो दीवारों से, अब छुपाने को अपना कुछ ना रहा, जख्म दिखने लगे दरारों से। वाह। जो मर्डर में आया बाद में जी ये गाना, जी जी जी। मैं किसी से मिलने गया था, तो उनके कमरे में बैठा था तो जगह जगह क्रैक्स थे और लग रहा था कई सालों से वाइट वॉश नहीं हुआ इसके ऊपर। वो तस्वुर मेरे दिमाग में रह गया। जैसे मैं बाहर निकला उनसे मिलके तो ये ख्याल मेरे जहन में था कि जी। जिंदगी इस तरह से लगने लगी, रंग उड़ जाए जो दीवारों से, अब छुपाने को अपना कुछ न रहा, जख्म दिखने लगा है। तो ये होता है, चीजें आपको इंस्पायर्ड करती है,
कई जी, बार आप लोगों से मिलते हैं, वो इंस्पायर करते हैं। तो बस वो जो मैंने आपको बताया, जो गाना मैंने आपको ज़िंदगी इस तरह से, तो ये चीज़ें आपको देती हैं, है ना? कई बार मंज़र देते हैं, कई बार लोग देते हैं, कई बार तो आप देखते हैं अपने आस-पास, उससे इंस्पायर्ड हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपकी क्रिएट करवा देती है। जी। सही था, और लेकिन मेरा ये वहाँ से जी, फ़िल्मों तक पहुँचने का सफ़र, बहुत सारे लोग हैं जो लिखते ये हैं, मैं उनकी ख़्वाहिशें दबी रह जाती हैं, बट आपने जो एहसास है, उनको हम तक पहुँचाया है फ़िल्म सॉन्ग्स के ज़रिए, म्यूज़िक वीडियोज़ के ज़रिए, तो वो थोड़ा-सा प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं मैं ग्रेजुएशन करने के बाद फ़िल्मों में आया, जैसा मैंने आपको बताया, दोस्त कहते थे, घरवालों ने भी परमिशन दे दी तो मैं आया। जी, तो आया तो फिर बिल्कुल कोई अनजान था मैं, कोई शहर नहीं। मेरी उम्र 23-24 साल की थी उस वक़्त। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ नहीं। अकेला बम्बई शहर में उतरा, तो सबसे पहले तो इतनी भीड़ देख के घबरा गया मैं। लोकल ट्रेनों पे स्टेशन के ऊपर, मैं जोधपुर से आया था इतना, है ना, शहर से। तो मुझे कमाल लगा, मैंने कहा यार क्या है, ये इतने लोग, इतने भीड़, कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, है ना? बहरहाल आया, रुका यहाँ किसी गेस्ट हाउस के अंदर, उसके बाद अपना स्ट्रगल शुरू किया। तो पहले तो पता नहीं था कौन कहाँ मिलता है, किसका ऑफ़िस कहाँ है, किसकी कोई जगह है। तो किसी ने मुझे बोला, यार पृथ्वी थिएटर जाओ, जाया करो आप, वहाँ काफ़ी लोग आते हैं। तो मैं पृथ्वी थिएटर गया वहाँ पे, तो वहाँ मेरी पहली मुलाकात अरुण कौल साहब थे, फ़िल्म मेकर थे। जी, जो मेरे ख्याल में इस वक़्त अब है नहीं दुनिया में वो, बहुत अच्छे इंसान थे, और उनका घर, और वो बहुत सारे फ़िल्म मेकर्स उनसे मिलने आते थे। तो मैं भी उनसे मिला, बड़े थे मुझसे, बहुत प्यार किया, मेरे गाने अच्छे लगे उनको जो मैं लिखता था। तो एक दिन वैसे ही मैं उनसे मिलने जा रहा था उनके घर, तो वो भट्ट साहब से मिलने जा रहे थे, वो महेश भट्ट साहब से। तो मैं पहुँचा, तो जैसे ही दरवाज़े से निकले मैं पहुँचा, तो बोले, यार मैंने कहा सर आपसे मिलना है यार। बोले, यार मैं तो जा रहा हूँ दोस्त, मुझे भट्ट साहब से मिलना है किसी काम के सिलसिले में। तो भट्ट साहब का मैं बहुत बड़ा एडमायरर था, तो कमाल के फ़िल्म मेकर थे वो। तो मेरी लालच हुई, मैं ज़रा कोशिश कर लूँ। तो मैंने कहा, भट्ट साहब, मैंने कहा मैं भी चलूँ क्या कौल साहब आपके साथ? तो पता नहीं उनको लगा, चल आज मेरा आजा तू भी चल, तेरे को मिलवा देता हूँ। मैं उनसे क्या चला गया। तो बांद्रा में किसी जगह थी वहाँ, जो एक वही राइटर और थे, उनसे, भट्ट साहब थे वहाँ, वो राइटर थे, और कौल साहब मुझे ले गए। तो उन्होंने आँखें, सवालिया आँखों से देखा, और वो कौल साहब से पूछा कि, तो बोले साहब ये सईद कादरी हैं, राजस्थान से आए हैं, बच्चा ये बहुत अच्छा राइटर है ना? और सामने वाला, ओके ओके ठीक है। तो मुझे अजीब सा लगा कि इतना ठंडा सा रेस्पॉन्स है। वो उनके साथ चले गए, बातचीत करने लग गए, उनसे जो भी डिस्कस करना था वो करके आए। मैं बाहर मुड्डे में बैठा हुआ था बाहर, वो अचानक मेरे पास आए। हाँ, बोले, हाँ क्या नाम बताया तेरा? मैंने कहा साहब सईद कादरी। बोले, क्या लिखते विखते हो? मैंने कहा जी हाँ लिखता हूँ। क्या लिखा तुम? तो मैंने उस वक्त ये जिंदगी जो आपको पता है ना, नज्म जी, जी, लिखी जी, थी, जी। इस तरह से लगने लगी, रंग उड़ जाए। वो सुनते ही उछल गए, बोले यार कमाल है। कौल साहब को आवाज दिया, अरे कौल साहब इस किसको लिया है पकड़ के? अरे ये तो आ गए, पागल है ये, कोई किसको कहाँ से लिया? ऐसा एक्सप्रेशन देता है, जिंदगी रंग उड़ जाए दीवारों से, दरारों से, क्या? तो बोले, उस जाते वक्त फिर मुझसे बोले कि तू मुझसे मिलता रहा कर, तू आना मेरे से मिलना आया कर। उस वक्त वो बांद्रा में ही रहते थे। तो मैंने कहा जब जरूर आऊंगा। तो क्या था, डूबते को तिनके का सहारा। तो मैंने उनके यहाँ जाना शुरू कर दिया। वो अक्सर मुझे कई बार पृथ्वी थिएटर में मिलते, कई बार घर पे, कई बार शूटिंग पे बुला लेते थे। और उनका वादा था, काम करूंगा तेरे साथ, जरूर करूंगा मैं, है ना? मगर उस वक्त उनके पास सब रेडीमेड आते थे सब, वो हुँ, डायरेक्टर थे। और 5-6 साल जब मेरे को कुछ हासिल नहीं हुआ, मतलब और जगह भी कोशिश करता रहा मैं, तो एक दिन चुपचाप वापस बिना बुलाए अपने 4 अटैची में कपड़े डाले, आधा कपड़े छोड़ के जिस कमरे में रहता था, और सोने का सामान सब छोड़ के चुपचाप ट्रेन पकड़ के जोधपुर चला गया था अच्छा, वापस। जी, और वहाँ जाके एलआईसी एजेंट बन गया। अच्छा। अब जीना तो था, जिंदा रहने के लिए काम तो करना था। तो मैं वापस चला गया, 10 वो काम भी करता था एलआईसी एजेंट बतौर। तो भट्ट साहब का किसी कुछ कुछ सालों बाद किसी किताब के सिलसिले में जोधपुर आना हो,
विमोचन के लिए उनके। हम्म। तो अखबार में न्यूज़ आई उनके आने की, तो मेरा भाई मुझसे छोटा बोला कि भाई साहब, आपके तो अच्छे मरासिम रहे हैं, भट्ट साहब से मिलने चलोगे? तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा जो मेरी उनकी अच्छी मेमोरीज अगर उन्होंने नहीं पहचाना तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना। मैंने कहा उसको खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया कि मैं अगले दिन अपने LIC का बैग उठा के निकल रहा था मैं किसी किसी की तलाश में। तो भाई वापस आया, बोला कि भाई साहब क्या इरादा है? तो मैंने सोचा यार, जिंदगी ने अपना अपने बारे में, अब खुद तो कई बार जलील हुए, आज भाई के लिए हो जाते हैं। नहीं पहचाना तो नहीं पहचानेंगे, क्या इसको तसल्ली हो जाएगी। तो मैं उनसे मिलने गया, तो जिस होटल में ठहरे तो उतर रहे थे वो सीढ़ियों से, और मेरी लॉबी में एंट्री हुई। उन्होंने मुझे देखा, रुक गए 1 मिनट के लिए सीढ़ियों पे ही, और फिर दौड़ के आए मेरे पास, मुझे गले लगा लिया। अरे वाह। और उस वक्त मुझे अपने आप से इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि यार मैंने क्या सोचा था इस आदमी के बारे में, कि मुझे पहचानेगा नहीं, है ना। तो अपने अंदाज में उन्होंने मुझे प्यार से गालियां वालियां दी कुछ। बोले कहाँ चला गया था यार, तेरे पास नंबर था मेरा लैंडलाइन का, फोन ही कर लेता। मैं जब भी फिल्म बनाता था सोचता था तू कहाँ है, तेरे साथ काम करूं। तो बोले क्या करता है? मैंने कहा LIC एजेंट हूँ, काम करता हूँ LIC का। बोले लिखना पढ़ना? मैंने कहा तो मिट्टी में है सर मेरी, कैसे बंद होगा? तो बोले आप कब ले गए? उन्होंने उस वक्त मुझे जस्ट की वन लाइन कहानी सुनाई थी कि मेरी बेटी फिल्म बना रही है ना, ये कहानी है। तो मैंने उसी वक्त आवारापन बंजारापन उनको क्या गाना है ड्रॉर वो में भी। से निकाला, और कागज पेंसिल थी उस पर लिख के उनकी कहानी सुन के 2 शेर लिख दिए। खुश हो गए, बहुत कमाल हो गए। चलो, पूजा को उन्होंने फोन किया कि बेटी तेरा बन गई फिल्म। मुझे शायद जोधपुर इसीलिए आया हूँ मैं, कि ऊपर वाले ने सोचा कि यार इनसे मिलवा दूं सईद कादरी से वापस। बाकी के बात अंतर मैंने लिखे बाद में, वो जी। थीम सॉन्ग की तरह फिल्म में। तो बस यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, जो अभी तक चल रही है, कि आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी। तो कहीं ना कहीं आपके भाई का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जी जी, बिल्कुल वो बिल्कुल ना वही आपसे जिद करते तो ना आप दोबारा वही है भट्ट ना, साहब से ऊपर मिलने वाला कुछ जाते। से कुछ जरिया बनाता है आपका। बिल्कुल। बिल्कुल। बस। जी। और तब से लेके अब तक का ये जो सफर है, इतना जी बदलाव आया है, गाने जिस तरह के बन रहे हैं, जिस तरह के बोल आ रहे हैं, सही साहब। आप क्योंकि एक ऐसे शख्स हैं जो ऐसे गाने लिखते हैं, ऐसे बोल लिखते हैं, जैसे शुरू में भी हमने बात की, जो दिल को छू जाते हैं, दिल के किसी ना किसी एहसास से जी ही जुड़े जी होते जी। हैं। ये चेंज, ये बदलाव आप कैसा देखते हैं? देखिए, एक्चुअली मुझे कई बार लगता है, अभी मैं गौर करता हूँ तो कुछ रोमांटिक फिल्मों का दौर कम हो गया जी। है। जी, रोमांटिक फिल्में बहुत ज्यादा नहीं बन रही हैं, है ना। तो जो बदलाव जो आया है, इसके एक वजह ये भी हो सकती है ना, कि अब रोमांटिक फिल्में इतनी बन नहीं रही हैं। तो एक ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि फिल्म मेकर जो है, उस पर डिपेंड करता है कि वो पोइट्री को और म्यूजिक को कितनी तवज्जो देता है, उसके अंदर पोइट्री को लेके कितना इश्क है। जैसे मेरी शुरुआत भट्ट साहब से हुई, तो भट्ट साहब को जग जाहिर पता है कि पोइट्री और म्यूजिक में उस प्रोडक्शन हाउस का क्या रोल रहा है। बेशक। जी। और उनकी वजह से मुझे तमाम दूसरे डायरेक्टर मिले, जैसे अनुराग बासु, मोहित सूरी, कुणाल देशमुख, इन सब के साथ भी काम किया उनके यहाँ। उसके बाद बाहर भी काम किया। तो मुझे आज तक ऐसे मेकर मिले जिनको पोइट्री की समझ है। मेरे पास वही लोग आते हैं जिनको लगता है कि सईद कादरी से गाने लिखवाने चाहिए, सईद कादरी के स्टाइल के गाने, वो लोग आते हैं। और मैं हूँ रोमांस का आदमी, है ना। मैं चाहे वो सैड रोमांस हो या रोमांटिक गाने लिखते हूँ, तो अक्सर आते हैं तो मैं लिखता हूँ। अब और यही मुझे वजह नजर आती है। और वो जो बदलाव आया है इस दौर में, वैल्यूज में चेंज आते हैं, चीजें, सिस्टम बदल जाता है, तो तमाम चीजें वजह होती है। मगर मैंने ये देखा है कि हमेशा गाना वही चलता है जो रोमांस से भरा हो, बिल्कुल। और या हमारे अच्छे अंदर रोमांस एहसासों की से भरा हो। हाँ जहाँ बिल्कुल, या फरियाद हो उसमें। हम्म। हमें फरियाद करने की बहुत आदत होती है ना। और जिस गाने में फरियाद हो, चाहे इश्क करने की या इश्क मांगने की, वो हमेशा हिट है। वाह। तो हम बिल्कुल। ऊपर वाले से भी कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं हमेशा। जी। तो ऐसे में जो यंग राइटर्स हैं, जो पर्दे के पीछे से ही आपकी तरह कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इंडस्ट्री को, आप क्या मशवरा देंगे, उन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, सबसे पहले जो मैं हमेशा एक चीज को मानता हूँ, कि आदमी को खुद अपने आप से मुलाकात करते रहना चाहिए।
क्या, अब जब आप अपने आप से मुलाकात करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि आप हैं क्या, जी। आपकी रेंज क्या है, आपके अंदर कितनी आग है, आप में अंदर कितना फायर है ना। जब आप अपने लिए ईमानदार होंगे तब आपको आपका ज़मीर खुद बता देगा कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, और इतना आसान भी नहीं होता। मैं डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ। अब आप जी। देखिए, मैं छोड़ के आ गया, फिर मुझे डेस्टिनी व्हाट्सएप को लाती है, फिर मुझे पकड़ के ले जाती है, और ये मेरा सफ़र आज तक चल रहा है। तो कुछ तो नसीब होता है, और कुछ आपको अपने आप से पहचान आपकी खुद की होनी चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। और जी। उसके साथ-साथ इस रास्ते की जो मुश्किलें हैं, उनसे आपको वाकिफ़ होना चाहिए, है ना? ये मैं उनको ये एडवाइस दूँगा कि पहले आप अपने आप से मिल लो, और आपको लगता है कि नहीं, मैं अपने आप को ज़माने से मिला सकता हूँ, तब आप कोशिश कीजिए, तब आप बिल्कुल, जाइए। बिल्कुल। बस यही बात, यही ठीक है। एडवाइस दूँगा। जी, सईद साहब बहुत-बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए, और आपका भी आप बहुत-बहुत ऐसे शुक्रिया। खूबसूरत से गाने जो हैं हमारे लिए लिखते रहिए, जिस भी मीडियम में लिख रहे हैं, म्यूज़िक वीडियो में लिख रहे हैं, फ़िल्मों में लिख रहे हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल, बहुत मज़ा आता है दिल को छू लेने वाले जो शब्द होते हैं ना, उनको सुनने में। सो थैंक यू सो मच एंड बिल्कुल, विशिंग यू गुड हेल्थ बिल्कुल। सईद साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू।